Hello guys. Now we will discuss power ट्रांसपोर्टेशन यानी आपने मोटर में क्या है, इंडक्शन मोटर को आप क्या चीज़ दे रहे हैं, इनपुट क्या कर रहे हैं, थ्री फेज इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या दे रहे हैं, थ्री फेज इलेक्ट्रिक सप्लाई। और मोटर की जो आउटपुट है वो क्या है, रोटेशनल मूवमेंट। क्या है, रोटेशनल मूवमेंट। यानी उसमें उसमें भी पावर, वो भी पावर है बेसिकली। तो उसको हम कहते हैं पी इजिकल टू टॉ ओमेगा। क्या बोलते हैं उसको, पी इजिकल टू टॉ ओमेगा। और इनपुट आपकी क्या है, इनपुट आपकी है पी इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई। सही है, इनपुट पावर क्या है, अंडर रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाई, यानी इलेक्ट्रिकल इनपुट आप दे रहे हैं। और मोटर एक बॉक्स है और मोटर की आउटपुट क्या है, मैकेनिकल पावर, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इंडक्शन मोटर चलती कैसे है, वो आपको हमने बड़ी डिटेल में लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि भाई कैसे जो है वो आप थ्री फेज देती हैं उसको, जिससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर पैदा होती है, जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनियस स्पीड, जो कि क्या होती है 120 एफ ओवर पी। और वो उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो बेसिकली आप समझ लें कि एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। अब उसके अंदर जो रोटर पड़ा हुआ है वो सेकेंडरी वाइंडिंग है, और वो वाइंडिंग है और शॉर्ट है एंड पे कॉपर बार्स के थ्रू। तो उसमें क्या होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। फोर्स अमल करेगी उसके अंदर। पहले उसमें इंडक्शन होगी, इंडक्शन के नतीजे में क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, वो क्लोज पाथ की वजह से करंट में चेंज हो जाएगा। जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, तो वो उसी डायरेक्शन में जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी में फिर वो घूमेगी फिर। ठीक है, ये है बेसिकली इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन। अब जितनी आप इसको इनपुट पावर दे रहे होंगे, इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दे रहे होंगे, वो आपको क्या ख्याल है कि उतनी ही आउटपुट पावर आपकी मिल रही होगी। इलेक्ट्रिकल पावर जितनी देने का उतनी आउटपुट पावर थोड़ी कम होगी इसमें। यानी 98% तक एफिशिएंसी चली जाती है, 2% पावर लॉस में चली जाती है। अब हम देखेंगे कि वो लॉस कहाँ कहाँ हो रहा होता है। देखिए, एक तो मोटर है ना, मोटर को आपने जो दी है सप्लाई, मोटर के जो स्टेटर है उसमें वाइंडिंग्स हैं, वाइंडिंग है ना उसमें, थ्री फेज वाइंडिंग है, ए डैश बी डैश सी डैश। यानी उसमें रेजिस्टेंस है, कॉइल है ना वो, उसमें रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस आ जाएगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेज आ जाएगा। ठीक है, यानी उसमें कॉपर लॉस है। फिर उसमें कोर लॉस भी है, जो मोटर का जो स्टेटर है उसका कोर लॉस भी आ जाएगा। फिर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब कन्वर्ट होगा उसके बाद रोटर को जाएगा तो एयर गैप आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, एयर गैप, वहां पे भी लॉस होगा। फिर उसके बाद जो रोटर है उसमें भी जाहिर जो रिंग लगी हुई है, जो वो रिंग में फिर वो कॉपर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये उसके अंदर भी लॉस आएगा। फिर मोटर का जो रोटर है वो घूम रहा है वो बेरिंग में, तो उसमें फ्रिक्शन आ जाएगी, तो कुछ ना कुछ लॉस फ्रिक्शन की फॉर्म में भी होगा, उसको हम कहेंगे विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस। तो ये सारे लॉसेज इनपुट पावर से जब आप माइनस करोगे तो आपकी अल्टीमेट जो शाफ्ट पावर है जो लोड को जाती है वो आएगी। सही है, तो अब हम इसको जल्दी से कर लेते हैं। पीई इज द एक्टिव पावर फ्लोज फ्रॉम द लाइन इनटू द थ्री फेज स्टेटर। ये स्टेटर, मोटर में दो कंपोनेंट होते हैं ना, स्टेटर और रोटर। तो ये स्टेटर है आपका, ठीक है, ये थ्री फेज वायरिंग है। और एक्टिव पावर टू द स्टेटर वो है पीई। उसके बाद वो आई स्क्वायर आर लॉसेज उसमें से निकालने, जो स्टेटर के आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं पी जे एस। उसके बाद आयरन लॉसेज हैं उसके अंदर, वो निकाल दें तो आपकी बच जाएगी एक्टिव पावर सप्लाइड टू दी रोटर, जिसको हम कहेंगे पी आर। पी आर क्या होगी, एक्टिव पावर, पी एक्टिव पावर है ना, एक्टिव पावर सप्लाई टू दी रोटर। अच्छा, फिर उसमें रोटर के लॉसेस को अगर आप निकाल दें, आई स्क्वायर आर लॉसेस को, पी जे आर, ठीक है, पी जे आर, पी जे एस जो था स्टेटर के आई स्क्वायर आर लॉसेस थे, पी जे आर आपके रोटर के ये लॉसेस हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस। उसके बाद वो पावर बन जाएगी मैकेनिकल पावर पी एम, और उसमें से माइनस कर दें आप विंडेज और फ्रिक्शन का लॉस, तो आपकी बन जाएगी शाफ्ट पावर जो कि पी एल होगी। तो PGS is the stator copper losses dissipated as heat in the stator windings. PF is the stator iron losses dissipated as heat in the stator core. PR remaining active power is carried across the air gap and transferred to the rotor. यानी उसमें से जो वो रोटर के स्टेटर के कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस माइनस कर दें तो वो रोटर की पावर आ जाएगी PR। सही है, तो पी आर आ गई। पी जे आर इज द पावर रोटेटेड डिसिपेटेड एज हीट ड्यू टू द आई स्क्वायर आर लॉसेज इन द रोटर। तो पी एम क्या होगी, मैकेनिकल पावर अवेलेबल, पी एम। लेकिन पी एम में से फिर आप क्या करेंगे कि ये विंडेज और फ्रिक्शन लॉस अगर माइनस कर देंगे तो आपकी अल्टीमेट जो पावर आ जाएगी शाफ्ट पावर, पी एल, वो आ जाएगी। तो पी वी इज द विंडेज एंड बेरिंग फ्रिक्शन लॉसेज, पी एल इज द अवेलेबल एट शाफ्ट टू ड्राइव द लोड। एफिशिएंसी आपने मोटर की निकालनी तो क्या होगी, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इनटू 100। तो पी एल ओवर पी ई, पी एल जो अल्टीमेट फाइनल पावर है जो आउटपुट में मिल रही है,
डिवाइडेड बाय पी जो इलेक्ट्रिक पावर आप उसको इनपुट कर रहे हैं ज़रब 100 अगर परसेंटेज निकालनी है तो पी जे आर इज़ द रोटर लॉसेज, ये इसका फार्मूला होता है पी जे आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर। पी आर कौन सी पावर है जो स्टेटर के लॉसेज माइनस करने के बाद आई है ना रोटर में, तो उसको अगर आप स्लिप से ज़रब दोगे तो पी जे आर यानी जो रोटर के लॉसेज हैं आई स्क्वायर आर लॉसेज है वो यहाँ से निकल आएंगे पी जे आर। ठीक है, पी जे आर क्या है, रोटर के ये जो लॉसेज हैं आई स्क्वायर ये पी जे आर है, तो पी जे आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर। सही है, पी जे आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर। तो अगर आपका एस जीरो होगा तो ये लॉसेस बहुत कम होंगे, और अगर आपका एस वन होगा, एस वन कब होता है जब लॉक रोटर हो जाए, रोटर आप सारा लॉक कर दें तो सारी की सारी पावर आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, रोटर के आगे नहीं जाएगी, सारी की सारी हीट में मोटर जल सकती है आपकी उससे। ठीक है, तो पी जे आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर। As the slip increases, the rotor I square R losses consume a larger and larger portion of power PR across the air gap to the rotor. तो अ रोटर टर्निंग एट हाफ सिंक्रोनियस स्पीड, यानी अगर वो आधी एन एस पे काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा कि 50% एक्टिव पावर रिसीव्ड एंड डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, आधी पावर आगे चले चलेगी और 0.5 हो जाएगा ना पी आर, तो आधी पावर डिसिपेट हो जाएगी और आधी पावर आगे चली जाएगी। अगर लॉक रोटर कर दें, एस वन कर दें, तो सारी की सारी पावर क्या होगी रोटर में इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट कर जाएगी। और पी एम क्या चीज़ है, पी एम इज़ बेसिकली पी आर माइनस पी जी आर, यानी आपने पी एम अगर निकालनी है तो पी आर ये वाली पावर माइनस पी जी आर कर दें तो ये पी एम आ जाएगी। सही है, तो पी एम इज इक्वल टू पी आर माइनस पी जी आर, सिंस पी जी आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर। ठीक है ना, पी जी आर क्या है, एस इंटू पी आर, तो इसको यहाँ पुट कर दें तो ये बन जाएगा फार्मूला आपका 1 माइनस एस इंटू पी आर। यानी आप पी आर अगर आपने निकाले और आपके पास स्लिप अगर मौजूद है तो आप क्या करें 1 माइनस एस कर रहे हैं, जैसे 4% स्लिप है ना आपकी, तो 0.96 से ज़रब दे दें इस पी आर को तो वो आपकी पी एम निकल आएगी। सही है, तो ये फार्मूला क्या है, पी एम इज इक्वल टू पी आर माइनस पी जी आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर, वो पुट कर दें, इसको कॉमन निकाल लें तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एस इंटू पी आर। पी आर कौन सी पावर है जो रोटर पे पावर रोटर तक पहुंच रही है, और 1 माइनस एस क्या है, एस इज योर स्लिप जिसपे आपका रोटर जो है जितनी आरपीएम पे जितना डिफरेंस पे घूम रहा है दैट इज स्लिप। तो एक्चुअल मैकेनिकल पावर अवेलेबल इज स्लाइटली लेस देन पीएम ड्यू टू द विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेस। अच्छा जी, मैकेनिकल पावर आउटपुट ऑफ द मोटर डिपेंड्स अपॉन इट्स रोटेशनल स्पीड एंड टॉर्क इट डेवलप्स। ये हमने फार्मूला पहले भी किया था कि पावर मोटर का क्या होता है, टी एम इज इक्वल टू 9.55 पी एम ओवर एन। ठीक है, पी एम ओवर एन जो रोटर का एन है और पी एम है। पी एम को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एस इंटू पी आर, अभी हमने देखा पी एम इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू पी आर, और नीचे जो एन होता है वो एन क्या होता है, रोटर की जो स्पीड वो क्या होती है, वो भी स्लिप की फॉर्म में लिख लें 1 माइनस एस इंटू एन एस। ये हमने इससे पहले देखा स्लिप की वजह से जो फार्मूला था कि पी एम क्या लिखा आपने 1 माइनस एस इंटू पी आर, एन क्या लिखा 1 माइनस एस इंटू एन एस। 1 माइनस एस से कट गया तो पावर मोटर की क्या आ जाएगी, जो पावर ऑफ अ मोटर इज इक्वल टू 9.55 पी आर बटा एन एस, पी आर बटा एन एस, दिस इज योर पावर टी एम। तो 9.55 पी आर ओवर एन एस। एक्चुअल टॉर्क टी एल अवेलेबल एट द शाफ्ट इज स्लाइटली लेस। देखिए ये टी एम है, ये मैकेनिकल टॉर्क जो उसने डेवलप किया, लेकिन सारा का सारा नहीं आगे जाएगा, कुछ जो विंडेज लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन का लॉस हो रहा है, बेरिंग्स का लॉस है, उसकी वजह से कुछ कम हो जाएगा। तो एक्चुअल टॉर्क टी एल अवेलेबल एट द शाफ्ट इज स्लाइटली लेस देन टी एम ड्यू टू द विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज। तो टी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव पावर ट्रांसमिटेड टू द लोड, जो टू द रोटर। तो टी एम क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव पावर ट्रांसमिटेड टू द रोटर। अच्छा एग्जांपल देखते हैं जी, अ 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग अ सिंक्रोनियस स्पीड, सिंक्रोनियस स्पीड उसकी कितनी है जी, एनएस कितना है 1200 आरपीएम। ठीक है, कितने पोल की अगर मैं आपसे पूछूं बता सकते हैं, पहले इसकी आपको फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए फिर ही आप बता सकते हैं ना इसके नंबर ऑफ पोल्स, क्योंकि एनएस इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी। एनएस आपको गिवन है, एफ आपको गिवन है, फिर ही आप पी बता सकते हो ना पोल कितने हैं। तो यानी 1200 आरपीएम की है एक आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। इट ड्रॉज 80 किलोवाट फ्रॉम अ 3 फेज फीडर। एक 3 फेज फीडर है, उससे ये 80 किलोवाट क्या कर रही है, खींच रही है। 80 किलोवाट इज अ ह्यूज लोड। अगर ये 1 घंटे के लिए चलेगी तो ये बिजली के 80 यूनिट खा जाएगी। और अगर आपका एक यूनिट 43 रुपीज़ का है, घर वाला यूनिट है, या कमर्शियल 70 रुपये का है, तो उसको ज़रब दे दो आप 70 के साथ, यानी 80 किलोवाट की मोटर अगर 1 घंटा चला
1 घंटा चली तो कितना आपका 560 500 मतलब 80 यूनिट, 80 यूनिट को ज़रब दें आप 70 के साथ, उतना बिल आपको आएगा बिजली का। बिजली का बिल किलोवाट आवर के हिसाब से होता है ना। तो ये 80 किलोवाट की मोटर है। जो घरों का पंप होता है ना वो 1.5 किलोवाट का होता है, 1.5 से 2 किलोवाट का होता है। अगर वो 1 घंटा चलेगा तो वो बिजली का 2 यूनिट खाएगा, अगर वो आधा घंटा चलेगा तो 1 बिजली का यूनिट खाएगा। और घर में नॉर्मली 43 समथिंग रुपीज़ का यूनिट पड़ रहा होता है, तो आपको 43 रुपीज़ में एक मोटर आपकी चलती है बेसिकली, जो टैंकी भरती है अगर नॉर्मली। तो द कॉपर एंड आयरन लॉसेस इन द स्टेटर अमाउंट टू 5 किलोवाट। ले में ये आपको लॉसेस ने बता दिया स्टेटर के, पीजेएस बता दिया उसने। अच्छा जी, द मोटर रन्स एट, ये ले, ये कौन सी स्पीड है, ये एनआर है 1152। तो इससे आप स्लिप निकाल सकते हैं, इजीली स्लिप इससे निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द एक्टिव पावर ट्रांसमिटेड टू द रोटर, रोटर को यानी पीआर मालूम करें। कैलकुलेट द एक्टिव पावर ट्रांसमिटेड टू द रोटर, यानी पीआर पूछ रहे हैं आपसे, तो पीआर का फार्मूले में जो है क्या चीज़ आपको चाहिए, 9.55 ये पीआर आपको चाहिए ना। टीएम दिया हुआ इसने, टीएम टॉर्क, टॉर्क इसने जो है वो, ये अभी हम देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करने। कैलकुलेट द एक्टिव पावर ट्रांसमिटेड टू द रोटर। सबसे पहले तो पी आर इज इक्वल टू पीई माइनस पीजीएस माइनस पीएफ। पीई आपको दिया है 80 किलोवाट ले रही है वो आपकी बिजली से, माइनस पीजीएस आपको गिवन है, पीजीएस माइनस पीएफ, ये इकट्ठा आपको गिवन है ना। ये कितना गिवन है आपको, यहाँ पे देखेंगे कितना गिवन है, 5 किलोवाट आपको गिवन है। तो 80 माइनस 5 कितना रह गया, 75 किलोवाट। सही है, 75 किलोवाट। तो पी आर इज इक्वल टू पी ई माइनस पी जे एस माइनस पी एफ। इसको यहाँ से देखें ना, ये देखें, पी आर इज इक्वल टू पी ई माइनस पी जे एस माइनस पी एफ। ये दोनों उसने आपको बताया कि ये 5 किलोवाट की लॉसेस हैं दोनों। ये देखें यहाँ पे बता रहा है कि द कॉपर एंड आयरन लॉसेस, ठीक है, इन द स्टेटर अमाउंट टू 5 किलोवाट। कॉपर एंड आयरन लॉसेस, इसमें आप देखें ये आयरन लॉसेस हैं, ये कॉपर लॉसेस है, दोनों कितना कह रहा है 5 किलोवाट के। 80 किलोवाट वो फीडर से ले रही है, तो 80 में से 5 माइनस करें कितना आ जाएगा, 75 किलोवाट। यहाँ पे आ जाएगा 75 किलोवाट। तो पीआर आपके पास आ गया। कैलकुलेट दी रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस, रोटर के आप आई स्क्वायर आर लॉसेस, अच्छा जी ये निकल आया बस आपको। कैलकुलेट दी एक्टिव पावर ट्रांसमिटेड टू द रोटर, पी आर इज इक्वल टू पीई माइनस पीजीएस माइनस पीएफ, दैट इज इक्वल टू 75 किलोवाट। कैलकुलेट द रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस, तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला ये था, ये वाला, ये पी जे आर इज इक्वल टू एस इंटू पी आर। अब 75 को मल्टीप्लाई करो एस के साथ। अब एस क्या है भाई, एस स्लिप है, यानी वो आप कैसे निकालोगे, एन एस माइनस एन आर ओवर एन एस, वो करके, तो वहां से आप अपनी स्लिप निकाल लो। तो ये देखें एन एस माइनस एन ओवर एन एस, यहाँ से स्लिप निकल रही है आपकी 0.04%। तो इसका इससे ज़रब दे दो, 0.04 को ज़रब दो 75 से, कितना आ जाएगा आपका, वो आपके रोटर के लॉसेस बन जाएंगे। कैलकुलेट द रोटर आई स्क्वायर आर लॉसेस 3 किलोवाट। अच्छा, कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, पीएम, यानी पीएम आपने कैसे निकालना है, अगेन पी आर माइनस पीजीआर, यानी रोटर वाले लॉस माइनस कर दो। 75 माइनस 3 कितना बन गया, 72 किलोवाट। कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड टू द लोड, अब उसमें से आपको बेरिंग और वो जो विंडेज लॉस है उसको माइनस करना है, ठीक है। नोइंग दैट द विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉसेज आर इक्वल टू 2 किलोवाट, तो 72 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 70 किलोवाट। अब आपसे कहते हैं एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी क्या होगी, फाइनल जो मिल रही है 70 किलोवाट की है, डिवाइडेड बाय फीडर से कितना ले रही है 80 किलोवाट, ज़रब 100, तो ये 7/8 इंटू 100 करें, 87.5% आपकी मोटर की एफिशिएंसी है। सही हो गया। तो ये जनाब आपका स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। ये डायग्राम मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। ये पीई होगी इलेक्ट्रिक पावर, उसमें से माइनस किया आपने आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस, वो बन जाएगा आपका पीआर। पीआर में से फिर आप रोटर के लॉसेस माइनस करो तो वो बन जाएगा पीएम, ठीक है। उस पीएम में से विंडेज और फ्रिक्शन के लॉसेस माइनस करो तो क्या बन जाएगा आपका पीएल, क्या बन जाएगा पीएल, यानी कि जो फाइनल लोड को जो पावर मोटर दे रही है। और अगर आप पीएल ओवर पीई ज़रब 100 करो तो आपके पास क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी। अच्छा जी, अब आगे और चलते हैं जी। टॉर्क वर्सेस हॉर्स पावर, इस पर हम ज़रा बात करते हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम भी कि एक हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746 वाट।
तो या 0.746 किलोवाट। तो अगर 10 हार्स पावर की मोटर है तो वो बेसिकली आपकी 7.46 किलोवाट की मोटर है। फिर उसका करंट कैसे निकालना है ये मैंने आपको करवाया हुआ है, पावर इक्वेशन से करंट। फिर उस पर ब्रेकर कौन सा लगाना है वो भी आपको बताया हुआ है। फिर एक और चीज़ है, इसमें तार कौन सी डालनी है, mm²। वो तार का ना केबल का एक टेबल होता है पूरा, उसमें हम देखते हैं कि कितना करंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो तार उसमें चूज़ करते हैं, ठीक है। इसका भी एक रूल ऑफ थंब था, मेरे जहन से थोड़ा सा निकला हुआ है। इसका रूल ऑफ थंब था जिससे हम डायरेक्ट निकाल लेते थे। अच्छा इतने किलोवाट की मोटर है, रूल ऑफ थंब था इतने एम्पेयर लेगी और इतने की केबल डाल दो, 6 mm² की, 10 की, 16 की। उसका एक पूरा टेबल होता है कि भाई कौन सी आपने केबल डालनी है जिसमें से करंट ईजिली गुजर जाए, हीट अप ना हो। अच्छा जी, T इज इक्वल टू पी इंटू 5 ओवर RPM, ठीक है। P इज यूनिट ऑफ द हॉर्स पावर, और अगर आपके वॉट में है अगर आपकी पावर, तो टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, 9.55 P ओवर N। ये हम पहले लेक्चर्स में ड्राइव कर चुके हैं इसको। अच्छा जी, अब टॉर्क और स्पीड का एक रिलेशनशिप होता है, देखें P इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, ये याद रखिएगा। टॉर्क और स्पीड का वैसे रिलेशनशिप होगा जैसे P इज इक्वल टू VI, सही है, यानी एक बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी टू कीप द पावर सेम, सही है। इस तरह से इसी का भी इसी किस्म का रिलेशन बनेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ फुल लोड टॉर्क, ये नॉर्मली इस तरह की इसकी कर्व होती है मोटर की। देखें इसमें आपकी जो है रोटेशनल स्पीड है, ठीक है, रोटेशनल स्पीड है, और ये आपकी देखें एक्स एक्सिस पे आपकी स्पीड आ गई, वाई एक्सिस पे आपका क्या आ गया, टॉर्क। तो शुरू में जो टॉर्क है, देखें शुरू का टॉर्क जीरो स्पीड पे है, वो क्या है, लॉक्ड रोटर टॉर्क, यानी जीरो स्पीड पे यही है ना कि रोटर की स्पीड जीरो है, तो लॉक रोटर ही होगा ना, उसको हम कहेंगे लॉक रोटर टॉर्क कहेंगे। फिर उसके बाद आगे आप चलते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो एक आता है पुल अप टॉर्क, पुल अप टॉर्क आता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये टॉर्क और आगे जाता है, आप RPM बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ये परसेंटेज में 80% पे चले गए, तो यहाँ पे जाके कहीं आपका जो है मैक्सिमम टॉर्क आता है, इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन टॉर्क। और फिर उसके बाद आपका वहाँ से जो है ये टॉर्क गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो फुल लोड होता है, यानी ये जो फुल लोड है, ठीक है, उस पर आपका टॉर्क काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। ये नॉमिनल टॉर्क आपका आ जाता है, क्या आ जाता है, नॉमिनल टॉर्क, जो आपका रेटेड टॉर्क है वो आ जाएगा। और उसके बाद 100% जो आपकी सिंक्रोनियस स्पीड है उस पर आपका टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा इंडक्शन मोटर के लिए, क्योंकि ये आपको पता है कि इंडक्शन मोटर कैन नॉट अचीव 100% स्पीड, उसमें हमेशा एक स्लिप रहेगी, ठीक है, वो ज़रूरी है। अगर वो ख़त्म कर देंगे तो टॉर्क उसका ख़त्म हो जाएगा, वो मोटर फिनोमिनन ही ख़त्म हो जाएगा, रिलेटिव मोशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ फुल लोड टॉर्क एंड स्टार्टिंग टॉर्क 1.5T। ये देखो स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, 1.5T, और जो इसमें फुल लोड टॉर्क, ये फुल लोड टॉर्क क्या कह रहे हैं, फुल लोड टॉर्क T एंड स्टार्टिंग फुल लोड टॉर्क इसका ये देखें T है, यहाँ पे देखें फुल लोड टॉर्क आपका कैपिटल T है, और स्टार्ट में कितना है, 1.5 गुना ज़्यादा टॉर्क है, यानी ज़ाहिर है स्टार्ट में मोटर ज़्यादा, आप इनरश करंट भी तो यही होता है ना कि मोटर साकन हालत में थी, उससे मोटर को आप एक बार चलाते, जैसे एक ट्रक होता है ना, वो अगर साकन से आप उस पर फोर्स लगाएंगे ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जब वो फ्लो में आ जाएगा फिर फोर्स कम हो जाएगी। इसी तरह जो मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गई, ये स्टार्ट में बहुत हैवी करंट खींचती हैं, 5 से 10 गुना ज़्यादा भी खींच लेती होती है करंट, इतना हैवी करंट इसमें से। एक स्पाइक आती है फिर वो नॉर्मल हो जाता है, उससे हमारा ब्रेकर ट्रिप होता था MCC का, मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर उसमें ब्रेकर की सेटिंग करनी होती है कि ये जो करंट है इस पर ब्रेकर ट्रिप ना करो, उसमें उसकी होती है I²T कर्व होती है, इन्वर्स कर्व। तो एनी हाउ लॉक रोटर टॉर्क आ गया, फिर आ गया पुल अप टॉर्क, फिर आ गया आपका ब्रेक डाउन टॉर्क, और फाइनली आपका फुल लोड टॉर्क है। और द 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ फुल लोड टॉर्क कैपिटल T, स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है 1.5T, और मैक्सिमम टॉर्क कितना जाता है 2.5 पे, 2.5, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेक डाउन टॉर्क ऑफ द मोटर। इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द ब्रेक डाउन टॉर्क द मोटर विल स्टॉल। स्टॉल का मतलब ये होता है कि चोक करना, जैसे एक जहाज़ की एग्जांपल, जहाज़ उड़ता है ना, यूं यूं ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, एक खास एंगल है, अगर उतना कर दिया जहाज़ ने नीचे गिर जाना है, पता है आपको, इसको स्टॉल कहते हैं। कंप्रेसर में भी यही चीज़ होती है कि कंप्रेसर के RPM अगर आप उसके RPM को कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज वो स्टॉल कर जाता है, जैसे सर्ज आ जाती है। इसी तरह जहाज़ है, आप उड़ा रहे उड़ा रहे उड़ा रहे, एक ज़्यादा कर दोगे ना एंगल, यूं जल्दी ऊपर चला जाए, ऊपर की बजाय वो नीचे आएगा, फिर मतलब स्टॉल कर गया, क्या कर गया, स्टॉल कर गया। ये आप देखिए कि कभी नेशनल ज्योग्राफिक पे जहाज़ों के हादसात की वीडियोस बनी, तो इसमें ये अलार्म बजता है जहाज़ में, स्टॉल स्टॉल, इस तरह से वो करता है, उसके अंदर एक वो ऑटो सिस्टम होता है, अलार्म सिस्टम। तो इफ द लोड इज इंक्रीज बियॉन्ड द ब्रेक डाउन टॉर्क द मोटर विल स्टॉल एंड कम टू अ रैपिड स्टॉप एट फुल लोड द मोटर रन्स एट द स्पीड n।
ठीक है। स्मॉल मोटर्स जो होती हैं 10 किलोवाट की छोटी मोटर्स, वो कह रहा है डेवलप द ब्रेक डाउन टॉर्क एट अ स्पीड ऑफ एन डी अबाउट 80% ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड। तो सिंक्रोनियस स्पीड का तकरीबन 80%, तो 1500 आरपीएम का 80% कितना बनेगा, जरा कैलकुलेट करो। 80%, 1500 का 80%, 80% ऑफ द 1500 आरपीएम, ये अराउंड 1200-1300 कुछ आएगा। तो ये स्मॉल मोटर्स डेवलप द ब्रेक डाउन टॉर्क एट एन डी ऑफ अबाउट 80% ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड। कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, 1200 आरपीएम पे ये अपना मैक्सिमम टॉर्क देगी। अच्छा जी, बिग मोटर्स जो होती हैं 1000 किलोवाट और मोर अटेन देयर ब्रेक डाउन टॉर्क एट अबाउट 98% ऑफ द सिंक्रोनियस स्पीड। जो बड़ी मोटर हैं वो तकरीबन 98% पे जाके सिंक्रोनियस स्पीड का, नहीं 1500 के करीब करीब अगर 4 पोल की हैं तो दे रही होंगी। ठीक है, अच्छा जी, तो आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी। अब हम ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से देख लेते हैं इंडक्शन मोटर्स के। 208 वोल्ट 10 हार्स पावर, 10 हार्स पावर की मोटर है। ठीक है, 4 पोल मशीन है, 60 हर्ट्ज है, वाई कनेक्टेड इंडक्शन मोटर, हैज़ अ फुल लोड स्लिप ऑफ 5%, 5% की उसकी क्या है, फुल लोड की स्लिप। व्हाट इज द सिंक्रोनियस स्पीड ऑफ दिस मोटर। तो सिंक्रोनियस स्पीड हम कैसे निकालेंगे, स्लिप हमें गिवन है। अच्छा, वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितने 60 हर्ट्ज है, पोल कितने 4 हैं, तो 120 एफ ओवर पी से हमारी इसकी सिंक्रोनियस स्पीड आ जाएगी। व्हाट इज द रोटर स्पीड ऑफ दिस मोटर, रोटर स्पीड क्या होगी, एन आर क्या होगी, रोटर की स्पीड, वो स्लिप से आप उसको मल्टीप्लाई करके आप अपना एन आर निकाल सकते हैं, रोटर की स्पीड। तो 5% स्लिप है, तो 5% पे देख लें, 5% से ज़रूरत दे दें आप अपनी उसको, 5% में से 95% से बेसिकली आप अपनी सिंक्रोनियस स्पीड को ज़रूरत दें 0.95 से, तो वो आपकी एन आर आ जाएगी। व्हाट इज द रोटर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोटर एट द रेटेड लोड, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एस इंटू एफ एस। ठीक है, व्हाट इज द शाफ्ट टॉर्क ऑफ दिस मोटर, ये हम निकालते हैं। तो एन सिंक्रोनियस इज 120 एफ ओवर पी, 120 एफ 60 ओवर पी, 4 पोल है, 1800 आरपीएम। अच्छा, अगेन हमारे पास जो पाकिस्तान में उसमें 50 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज चलता है ना, तो ये 1500 आरपीएम बनेगी 50 हर्ट्ज के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद जो आपकी रोटर की स्पीड है वो क्या होगी, 1 माइनस एस इंटू एन एस, यानी 95, 0.95 ज़रा 1800, वो कितनी बन जाएगी आपकी 1710 आरपीएम। तभी आपकी स्लिप 5% बनेगी ना, 1800 माइनस 1710 तकसीम 1800, वो 5% आपकी बनेगी। अच्छा, एफ आर इज इक्वल टू एस एफ ई, एस कितना है, एफ ई कह लें इसको या एफ एस कह लें की बात है, 0.05 इंटू 60 इज 3 हर्ट्ज। और यहाँ से टॉर्क आप निकाल लें, टॉर्क क्या होगा, पी इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, टॉ इज इक्वल टू पी ओवर ओमेगा, पी आउटपुट ओवर ओमेगा कितना का होगा जी इसका 2 पाई एन एम। तो 10 हॉर्स पावर इंटू 746 वाट, वाट में ले जाना 10 हॉर्स पावर, 10 इंटू 746 वाट पर हॉर्स पावर, 2 पाई, ठीक है, इंटू एन एम। एन एम यहाँ से आप निकालें वही इसके अंदर जो बेसिकली ओमेगा के अंदर बेसिकली आपने रेडियन पर सेकंड में लेके जानी है ना, आरपीएम से आपने, आरपीएम कितने आपके 1710 हैं, उससे आपने जाना है रेडियन पर सेकंड में। तो ये आपको पहले कन्वर्जन मैंने बताई हुई है, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पुट कर दें कि 1210 इंटू 2 पाई ओवर 60 करेंगे तो ये आपकी रेडियन पर सेकंड में आ जाएगी। हॉर्स पावर को वाट में ले जाएं और नीचे आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में ले जाएं, तो ये फार्मूला लगा लें, टॉर्क इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू टॉ ओमेगा, टॉ इज इक्वल टू पी ओवर ओमेगा। सही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये निकलाएगा टॉर्क 41.7 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 3 फेज 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज़ अ नो लोड स्पीड ऑफ 890 आरपीएम एंड अ फुल लोड स्पीड ऑफ 855 आरपीएम। नो लोड पे देखें 890 है, फुल लोड पे 855 है, स्पीड कम हो जाती है ना, स्पीड जैसे लोड डालेंगे आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल्स, द स्लिप एस एट द नो लोड, स्लिप एट द फुल लोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट एट नो लोड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट एट फुल लोड। अच्छा जी, सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस द नो लोड स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज अबाउट 1%, no load slip of an induction motor is about 1%, the synchronous speed is slightly larger than the no load speed, यानी नो लोड स्पीड कितनी है 890 आरपीएम। ठीक है, नो लोड स्पीड 890 आरपीएम है। और अच्छा, फॉर 60 हर्ट्ज द नंबर ऑफ पोल्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग सिंक्रोनियस स्पीड्स आर, देखें अब 60 हर्ट्ज पे आप निकालें, 2 पोल हो तो 3600 आरपीएम बनती है, वही फार्मूला 120 एफ ओवर पी। अगर आपकी 4 पोल हो तो 1800 आरपीएम बनती है, 6 पोल हो तो 1200, 8 हो तो 900, ठीक है, और 10 हो तो 720। तो ये आपकी कितने आरपीएम की निकल रही, करीब करीब 900 के करीब करीब है। तो ये आपकी जो है 890 आरपीएम नो लोड पे है,
यानी ये आपकी 8 पोल वाली मशीन है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द सिंक्रोनस स्पीड कैन ओनली बी 900 आरपीएम एंड देयरफॉर द नंबर ऑफ पोल्स इज 8। सही है। ये जो आपकी करीब तरीन आपकी नो लोड की स्पीड बन रही है वो 8 पोल के अकॉर्डिंग बन रही है ना, 8 पोल पे 900 होती है, तो इसकी कितनी 890, तो ऑब्वियसली इसमें कितने पोल होंगे, 8 पोल्स होंगे। इसमें 10 पोल नहीं हो सकते, ना इसमें 6 पोल हो सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड का डिफरेंस बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो नो लोड की स्लिप निकाल लें, वो क्या होगी, 900 माइनस 890 ओवर 91.11% स्लिप है नो लोड की। फुल लोड की स्लिप कितनी है जी, 900 माइनस 855 5% है, यानी नो लोड पे मोटर की स्लिप कम है ऑब्वियसली, और जैसे आप फुल लोड इस पर डालते हो तो स्लिप बढ़ जाती है, 5% पर चली जाती है। तो नो लोड पे फ्रिक्वेंसी कितनी है रोटर की, एस इंटू एफ, यानी एस देखें ये 0.0111 हो जाएगा इंटू 60, 0.66 हर्ट्ज, और फुल लोड पे कितना बन जाएगा 5/100, यानी 0.05 इंटू 63 हर्ट्ज। तो ये फुल लोड की फ्रिक्वेंसी आपकी बन जाएगी। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं जी, 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल केज मोटर is running with a slip of 3%. Calculate the speed of the rotating field relative to the stator winding, the motor speed, the frequency of the EMF induced in the rotor, the speed of the rotation of the rotor MMF relative to the rotor winding, the speed of the rotation of the rotor MMF relative to the stator winding. अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं जी, सबसे पहले तो आप देखें कि आपको फ्रीक्वेंसी कितनी, ये देखो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पर आ गया, और स्लिप आपको गिवन कितनी है, 3% आपकी स्लिप है, 50 हर्ट्ज है, 3 फेज मोटर है, 6 पोल है, कितने पोल की है, 6 पोल। तो आप निकाल लें, इससे आपकी एन एस निकल आएगी 120 एफ ओवर पी। 120 एफ कितना है 50, पी कितना है आपका 6 पोल है, निकालें ज़रा कितनी आती है, द स्पीड ऑफ कितनी आती, 6 पोल मोटर है, 6 पोल, एन एस निकालें 120 एफ ओवर पी, एफ 50 रखें, कितनी आ रही है 1000 आरपीएम आ रही है, और स्लिप उसकी 3% है, ठीक है। तो 3% स्लिप का क्या मतलब है, 1 माइनस 3%, ये 0.97 से ज़रूरत नहीं 1000 को, 970 आपकी आएगी रोटर की स्पीड, यानी रोटर इतनी स्पीड पे घूम रहा है ना 3% कम पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन दी रोटर, तो वो क्या होगी आपकी, सिंपल S इंटू एफ होगी, यानी S कितना है 3% ऑफ 50 हर्ट्ज, 1.5 हर्ट्ज आ जाएगी। Speed of the rotation of the motor MMF relative to the stator rotor winding, speed of the rotation of rotor MMF relative to the stator winding। अच्छा अब ये देखें NS is equal to 120 F over P, 120 50 over P कितना है 60,000 RPM, और ये 970 RPM आ गया आपका रोटर का, और F2 is equal to SF1 कितना आ गया 1.5 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ द रोटर MMF relative to the rotor winding, तो ये देखें 120 F over P इस पे करें, 120 F over P, 120 F कितनी आ रही है 1.5, पी कितना है वही 6 पोल है, तो ये 30 आरपीएम आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन लास्ट पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर एमएफ रिलेटिव टू द स्टेटर वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग के रिलेटिव क्या होगा, तो उसमें देखते हैं, सिंस द रोटर इज रोटेटिंग एट 970 आरपीएम, ठीक है, द रोटर एमएमएफ इज रिवॉल्विंग एट 30 आरपीएम विद रिस्पेक्ट टू द रोटर, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द रोटर एमएफ रिलेटिव टू स्टेशनरी कितना 970 जमा 30,000 आरपीएम, ठीक है, 1970 जमा 30, 15 हॉर्स पावर 460 वोल्ट्स 4 पोल 60 हर्ट्ज 1728 आरपीएम इंडक्शन मोटर delivers full load power to a load connected to its shaft. The windage and friction loss of the motor is 750 watt. Determine the mechanical power developed, PM, P air gap power PR को कह रहा है, ये PR को कह रहा है एयर गैप पावर, और रोटर के कॉपर लॉसेस। तो वो मैं आपके सामने खोल लेता हूँ, जो फार्मूला हमने अभी देखा था, ये सही है। इसको देखते हुए इस प्रॉब्लम को ज़रा सॉल्व करते हैं। A 3-phase 15 horsepower 460 volt 4 pole 60 hertz 1728 rpm induction motor delivers full output power to a load connected to its shaft. The windage and friction loss of the motor is 750 watt. अच्छा हमें इसने ये ना 15 हॉर्स पावर दी हुई है, 15 हॉर्स पावर ये है, ये वाली ये शाफ्ट पावर है, तो 15 हॉर्स पावर को आप पहले वॉट में ले जाएं, उसमें ये ऐड कर दें, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस ऐड कर दें, पीछे जा रहे हैं ना आप,
तो ये वाले क्या करें, ऐड करें, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगी, मैकेनिकल पावर आ जाएगी। सही है, मैकेनिकल पावर में से ये माइनस करेंगे तो शाफ्ट पावर आती है, शाफ्ट पावर में ये जमा करेंगे तो ये आ जाएगी। सही है, तो मैकेनिकल पावर डिलीवर्ड। और अच्छा, फिर उसके बाद जब आपके पास ये वाली पावर आ गई, उसमें आपको पता है कि जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं ये स्लिप के फॉर्म में होते हैं ना, 1 माइनस एस करके होते हैं, 1 माइनस एस इंटू पी आर, ये इसमें एडअप कर देंगे तो आपके पास पी आर आ जाएगी। सही है, क्या आ जाएगी, पी आर। पी आर को ही पी ए जी कहते हैं, पी एयर गैप पावर यही है बेसिकली, पी आर इज पी ए जी, पी एयर गैप पावर। अच्छा जी, पी आर आ गई। उसके बाद रोटर के कॉपर लॉसेस कैसे निकालते हैं, वो सिंपल, आपकी जो आई स्क्वायर आर लॉसेज हैं, ये जो आपकी आएगी पी आर, इसका आप इसको आप जो है वो एस कर दें, एस मल्टीप्लाइड बाय दिस, जितनी भी स्लिप है, कितनी स्लिप गिवन है आपको, स्लिप आपको यहाँ से निकालना है स्लिप, पहले तो इसकी एन एस निकाल लेना, एन एस कितनी बनती है, उसमें 1728 निकाल लेना, 1800 माइनस 1728 डिवाइडेड बाई 1800, वो स्लिप निकालने इसकी। अच्छा जी, अब ये देखें इसका सोल्यूशन, फुल लोड शाफ्ट पावर कितनी है, 15 ज़रब 746, ये आपकी 11 किलोवाट, 11.190 किलोवाट बेसिकली बनती है। अच्छा, मैकेनिकल पावर डेवलप कितनी होगी, शाफ्ट पावर प्लस विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, विंडेज फ्रिक्शन लॉस कितने हैं जी आपके दिया हुआ है 750 वाट, 750 वाट, तो इसमें आप 11190 में ऐड कर दें 750, तो ये आपका बन जाएगा 11,940 वाट। अच्छा जी, ये आपकी आ गई पी मैकेनिकल पावर, ये अभी मैंने आपको बताया ना, ये आपको गिवन है, शार्ट पावर आपको गिवन है, उसमें आपने ये जमा कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगी, मैकेनिकल पावर आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद सिंक्रोनिक स्पीड निकालें 120 एफ ओवर पी, 1800 आरपीएम, स्लिप निकालनी कितनी आती है, 1800 माइनस 1728 ओवर 1800, 0.04, 4% है, कितनी है, 4%। ठीक है, उसके बाद एयर गैप पावर क्या होगी, एयर गैप पावर, ये देखें, ये फार्मूला भी किया नहीं था हमने, ये वाला, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला फार्मूला, ये वाला, सॉरी, इसमें ये फार्मूला, ये कि पीएम आपके पास आ गई है ना, ऐसा आ गया कितना है 0.04, वहां से पी आर आपने निकालना, तो क्या होगा कि पी एम ओवर 1 माइनस एस, उससे क्या निकलेगा पी आर, और रोटर के कॉपर लॉसेस क्या होंगे, एस इंटू पी आर, ये देखो एस इंटू पी आर, वो पी जे आर होंगे। सही है, ये वाले फार्मूले यहाँ यूज हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वो नाम थोड़ा सा चेंज हो गया हल्का फुल्का, लेकिन फार्मूले यही है। अच्छा जी, अब देखते हैं इसको, पी एयर गैप पावर क्या होगी जी, 11,940, ये पी एम डिवाइडेड बाई 1 माइनस एस, जो कि 12,437.5 वाट आ गई, और रोटर के कॉपर लॉसेस क्या होंगे, एस इंटू दिस पी आर, एस इंटू पी ए जी या पी आर, कितना है 12437.5 इंटू एस, ये आ गया आपका 497.5 वाट। अच्छा जी, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जी, 480 वोल्ट 60 हर्ट्ज 50 हॉर्स पावर, ठीक है, 50 हॉर्स पावर 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ड्राइंग 60 एम्पेयर एट 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग, द स्टेटर कॉपर लॉसेस, ये नोट कर लें, 2 किलोवाट स्टेटर की कॉपर लॉसेस हैं, रोटर कॉपर लॉसेस कितने हैं, 700 वाट हैं, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस कितनी हैं, 600 वाट हैं, कोर लॉसेस कितने हैं जो स्टेटर के अंदर है वो कितने हैं, 1800 वाट है, एंड द स्ट्रे लॉसेस आर नेग्लिजिबल, उसको कहते हैं नेग्लिजिबल। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, पी एयर गैप पावर, ये क्या मालूम करना चाह रहा है, पी आर, क्या कहता है, पी आर बताओ, पी आर कितनी है। अच्छा, 50 हॉर्स पावर की मोटर गिवन है, तो यहां से हम बैक चलेंगे फिर। ठीक है, एयर गैप पावर पी आर कहते निकालो, पी कन्वर्टेड निकालो, आउटपुट पावर निकालो, और एफिशिएंसी निकालो। तो अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं जी, P इज इक्वल टू √3 वी टी इंटू आई एल कॉज ऑफ थीटा, √3 वी टी कितना है आपकी 480 वोल्ट, 480 वोल्ट की मोटर है ना, और आई एल कितना है, आई एल इसका है 60 एम्पेयर, यहाँ ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें, ये 60 एम्पेयर, 60 एम्पेयर आपको गिवन है, और पावर फैक्टर इसका कितना है जी 0.85, तो इनपुट पावर मोटर की कितनी है 42.4 किलोवाट। ठीक है, 42.4 किलोवाट। अच्छा, ये हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है, पी यहाँ से भी चलने की कोशिश करते हो, तो ये आपके आ जाएगी 42.4 किलोवाट। इसमें आप माइनस कर दें स्टेटर के कॉपर लॉसेस और कोर लॉसेस, स्टेटर के कॉपर लॉसेस कितने गिवन है, ये देखें 2 किलोवाट आपको गिवन है। ठीक है, तो 42.4 माइनस 2 माइनस कोर के लॉसेस 1.8, ये कितने रह जाएंगे भाई 38.6 किलोवाट, ये आपके पास आ जाएगी पीएजी या पीआर। फ्रॉम द पावर फ्लो डायग्राम द पावर कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो पीएजी माइनस पीआरसीएल, जो रोटर के कॉपर लॉसेज हैं। ठीक है, ये आपके पास पीआर आ जाएगी, पीआर में से आप जो पीजेआर माइनस करें,
या रोटर कॉपर लॉसेस, देखिए बात वही है, सिंबल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चैपमैन की बुक में और दूसरी बुक्स में सिंबल्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट चीज़ वही है। तो 38.6 किलो वाट में से माइनस करते हैं 700 वाट, तो ये आपके आ जाएगा पी एम, बेसिकली 37.9 किलो वाट। फ्रॉम द पावर फ्लो डायग्राम द आउटपुट पावर इज गिवन एज, अब वो जो कन्वर्टेड पावर है उसमें से माइनस कर दें फ्रिक्शन लॉसेज और मिससेलेनियस लॉसेज। तो फ्रिक्शन के लॉसेस कितने हैं जी, 600 वाट, ये देखिए गिवन नंबर 600 वाट, और उसके अलावा जो है 0 वाट, 0 वाट कौन सा, ये स्टे लॉसेज है, विंडेज लॉसेज जो है 0 है। तो ये आपके आ जाएंगे 37.3 किलोवाट, ये आपकी पी आउट आ जाएगी 37.3 किलोवाट। और इसको आप जो है हॉर्स पावर में ले जाएं 37.3 किलोवाट, वन ये 50 हॉर्स पावर बनती है आपकी, ये देख लें ये 50, वैसे भी मोटर आपकी देखिए ये 50 हॉर्स पावर की मोटर है। फाइंड द एयर गैप पावर, ये आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप उल्टा जाके भी कर सकते हैं, ये तो इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल साइड से किया ना, आप उससे भी जाएंगे तो यही आंसर आपका आएगा। सही है, अब हमने लेफ्ट साइड से शुरू किया तो वही आंसर आ रहा है, 50 हॉर्स पावर ही आ रहा है। अब उल्टा जाके देंगे तो भी इतना ही है। एयर गैप पावर, अच्छा जी पावर कन्वर्ट, अच्छा जी अब इसमें देखें कि एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, पी आउट ओवर पी इन। पी आउट कितना है जी, आपकी 37.3 किलोवाट है, डिवाइडेड बाय 42.4 किलोवाट, तो ये आपकी 88% मोटर की एफिशिएंसी निकलती है। सही है, ये जो प्रॉब्लम है ये उसने लेफ्ट साइड से कर दी है, इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं जैसे पहले हम गए, दोनों तरीके भाई अब आपको आ गए। अच्छा जी, a three-phase, four-pole, 50 Hz induction motor supplies a useful torque of 160 Newton meter at 4% slip. Determine the rotor input, motor input, and efficiency, friction and windage losses are 500 watt. Stator loss, स्टेटर का लॉस कितना है, 1000 वाट है। अच्छा, इसमें सबसे पहले जनाब हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। 4 पोल मशीन है, 50 हर्ट्ज है, तो एन एस निकालो 120 एफ ओवर पी, कितना आता है जी 120 एफ ओवर पी, 1500 आरपीएम आएगा। अच्छा 4% स्लिप है, तो 1500 आरपीएम को ज़रब दो 0.96 से, तो वो आपकी रोटर की स्पीड आ जाएगी। सही है, तो ये देखें n इज इक्वल टू मोटर की स्पीड क्या होगी, पहले मोटर की स्पीड निकाली हुई है उसने, एन एस इंटू 1-s 120 एफ इंटू 1-s ओवर पी, दैट इज 14,1440 आरपीएम। ग्रॉस पावर डेवलप्ड इन द रोटर ऑफ द मोटर कितने, ये देखें ये टॉर्क दिया हुआ है, यूजफुल टॉर्क 160 न्यूटन मीटर। तो इसमें देखें पी एम क्या होगा, टू टी शाफ्ट इंटू 2 पाई एन ओवर 60 प्लस फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस, तो 160 इंटू 2 पाई एन 1440 ओवर 60 प्लस फ्रिक्शन, विंडेज लॉस यहाँ पे आपको 0 है या नहीं गिवन, तो 500 उसने दिया हुआ है यहाँ पे, देखें 500 वॉट चेक करने जरा, ये देखें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस दोनों कहते हैं 500 है, ये दोनों 500 है आपके, दोनों मिला 500 है, तो ये आपके आ जाएगा 24615 वॉट। उससे आप पी एम आपका निकल आया। अब आपने वो निकालना है पी आर या पी जी, एक ही चीज़ है, वो कैसे निकालोगे, पी एम ओवर 1-s, अभी फॉर्मूला हमने देखा, तो उसमें ये आ रहा है आपका पी आर इज इक्वल टू 25640 वॉट। अच्छा, अब मोटर की इनपुट क्या होगी, ये पी आर आपके पास है, इस पी आर के अंदर आप स्टेटर के लॉसेज ऐड कर दें तो आपके पास वो आ जाएगी। ठीक है, तो रोटर इनपुट प्लस स्टेटर लॉसेज 1000 वॉट, उसने स्टेटर में दोनों लॉस, कौन से लॉस होंगे, कॉपर के और आयरन के, कॉपर जो वाइंडिंग वाले और आयरन जो हिस्टेरेसिस उसके अंदर होते हैं, दोनों 1000 वाट उसने इकट्ठा कह दिया भाई ये लो। चलिए 26640 वाट। एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, जो आउटपुट पावर है उसको तकसीम करो अपनी इनपुट पावर से, तो आउटपुट पावर कितनी निकलती है आपकी 0.9052, ये 90.5 जो है इसकी एफिशिएंसी मोटर की आपकी आएगी। मोटर की नेट आउटपुट पावर तकसीम जो है आपकी इनपुट पावर, दैट इज़ 90.52%। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इंडक्शन मोटर से रिलेटेड, हम और भी प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।